देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा पार्ट है यह। अब तक हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ रखा है, उसको जिसका छूट गया होगा वो पिछले कक्षा में जाकर देख लेगा अपना पहला वीडियो। ये दूसरा वीडियो है दूसरे चैप्टर का। देखिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन प्रश्न हम पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो गोली दर्पण लिखा हुआ है, तो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि यहाँ बना है, दिखेगा? नहीं दिखा। यहाँ बना है, दिखेगा? देखिए, ये देखिए गोली दर्पण है, कोई भी गोली दर्पण बना सकते हैं आप। तो दर्पण लिखा है इसमें, हाँ दर्पण है तो इधर बना सकते हैं हम लोग ऐसे 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 ऐसे। तो अब इसको पूरा प्योर ऐसे कर देंगे तो गोला हो जाएगा। ठीक, तो ये हम अवतल दर्पण बना रखे हैं। क्या बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। तो यहाँ से हटा देंगे इसका। तो ये इसका जो दबा हुआ पृष्ठ होता है, ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन करता है। तो ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गोली दर्पण। अब यहाँ निश्चित नहीं है कि गोली दर्पण अवतल है कि उत्तल है। उत्तल भी हो सकता है। तो उत्तल होने के लिए क्या होगा बच्चों? इस तरह उत्तल होगा तो उभरा हुआ तल ऐसे हो जाएगा इसका। नहीं, ये रहेगा ऐसे रहेगा। उभरा हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। दोनों में ऐसे मुख्य अक्ष खींच लीजिएगा। ठीक, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ध्रुव। ठीक है बच्चों, पी। यहाँ भी इसका पी हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, कह रहा है वक्रता केंद्र। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र बच्चों इधर होगा ना, इसका वक्र इधर बन रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा सी। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र इसके इधर होगा सी। ठीक, समझिए ना फिगर में एकदम बड़ी अच्छे से। एक लड़का कमेंट भी किया था कि सर जी इसका प्लस माइनस कैसे होता है, ये भी बता देंगे आप लोगों को ना। तो देखिए, तो वक्रता केंद्र देखिए उत्तल दर्पण में इधर होगा, अवतल दर्पण में इसके इधर होगा। तो देखिए बच्चों, जहाँ P है वहीं आप एक ऐसे निर्देशांक मान लीजिए, ऐसे ऐसे, है ना। कहने का मतलब P के इधर धनात्मक, P के इधर धनात्मक, P के इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इधर मान लीजिए x अक्ष, चिन्ह पर पार्टी यूज करते हैं तो हम लोग इधर x अक्ष, इधर क्या हो जाएगा? x डैश होता है। तो x डैश में क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और x में क्या होता है? धनात्मक होता है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, तो ये जो हम लोगों का है C, इसमें देखिए उत्तल दर्पण में C इधर है, अवतल दर्पण में C इधर है। बस इसमें पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो C और P के बीच की दूरी, C और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक है ना। तो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर कौन सही होगा? पहला वाला सही। तो समझ में आ गया ना बच्चे से? देखिए फिगर समझेंगे, एक ठो फिगर देखिए, फिगर पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, उसमें कौन कितनों क्वेश्चन पूछेगा आप लगा लेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, ये वाला क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी के लिए उपयुक्त चिन्ह पूछ रहा है। देखिए आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए किसमें विचार करना है? उत्तल दर्पण में विचार करना है। किसमें करना है? उत्तल दर्पण। तो इसमें हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जब इससे हम लोग बनाया है, ये फिगर थोड़ा साफ दिख रहा है ना, तो देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण पर अब हम लोग भी विचार नहीं करेंगे। तो हमने बताया था कि यहाँ P है, तो P पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा। तो P के इधर x अक्ष है, P के इधर क्या है? x डैश है। तो x अक्ष में चली गई दूरी क्या होती है? धनात्मक, और x डैश में चली गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण में, तो हम उत्तल दर्पण में ही विचार करेंगे, उत्तल दर्पण में ही विचार करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो इसका परावर्तन, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए पृष्ठ होता है। यानी कि वस्तु जब भी रखेंगे हम इधर रखेंगे, वस्तु जब भी रखेंगे इसके उभरे हुए पृष्ठ के सामने रखेंगे, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इधर जितना भी होगा सब क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? इसके इधर पीछे। उत्तल दर्पण में, हाँ दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। अब वहाँ देखिए, इसका भी हम वीडियो बना के डाल रखे हैं, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। दोनों का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दोनों डाले हैं, वहाँ देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, जब उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस से बनता है, उत्तल दर्पण के फोकस। अच्छा, कोई भी दर्पण हो,
वस्तु यदि अनंत पर है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे ही बनेगा। तो इसमें भी फोकस बनेगा तो कहाँ बनेगा? उस साइड बनेगा। तो अच्छा, तो इधर जब बनेगा तो ये चिन्ह क्या लेंगे हम लोग? क्या लेंगे? इसका चिन्ह धन लेंगे। तो ये हो गया प्रतिबिंब धन ले लेंगे। और क्या कर रहा है? वक्रता त्रिज्या। देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी इधर होगी तो वो क्या होगी? प्लस होगी बच्चों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस। हम लोग इधर ज्ञात कर रहे हैं, ये देखिए चिन्ह हो गया। वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी तो वो क्या होगी? तो प्लस होगी। वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो वस्तु तो भैया इधर रखे हैं, तो इधर की दूरी क्या लेते हैं हम लोग? माइनस लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? माइनस। तो देखिए प्लस प्लस माइनस कहीं है इसमें? ये वाला मिल गया ना। इस लड़के कमेंट में लिखा था कि सर जी इसका चिन्ह कैसे लेते हैं, तो वो चिन्ह देखिए बता दिया आपको। ठीक, फिर करा, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो, तो देखिए इसके लिए फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला है, ऊपर वाला ये वाला कहानी हो गया, तो बताइए इसको मिटा दे तो समझा देगा आप लोगों को। इसका इसके साथ ले लीजिएगा ना, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए थोड़ा सी जगह की स्ट्रैटेजी है इसमें, बताते हैं आपको। है यहाँ देखिए, ऐसे समझ में आएगा आपको। कह रहा है कि यदि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, तो इस पहले समझिए कि आवर्धन होता क्या है। यम बराबर होता है आई बटा के ओ, यानी कि इमेज बटा के ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बटा के वस्तु की लंबाई, वस्तु का प्रतिबिंब बटा के वस्तु की लंबाई, ये फार्मूला होता है यम बराबर। तो प्रतिबिंब करा है कि देखिए वस्तु का आकार ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो आवर्धन का परिणाम, क्योंकि प्रतिबिंब के, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब यदि यक्ष है तो वस्तु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। हो सकता है दुगुनी हो, चाहे कुछ भी हो, बड़ा हो सकता है, बड़ा ही रहेगा उसमें। तो हमने मान लिया इसको, यदि काटेंगे इसको मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक बच्चों, तो अब वही करा है कि इसका आवर्धन होगा क्या? तो आवर्धन का मान क्या है? 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से छोटा। आधा है ना, तो 1 से क्या हो गया? छोटा। तो इसका आवर्धन क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यम इज लेस देन 1। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 से छोटा ना है बच्चों, 1 से छोटा ही आवर्धन क्या है? 1 से छोटा हो जाएगा इस कंडीशन में। अच्छा, यदि यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ देता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक हो जाए, तब ये कंडीशन मिलता है। ये कंडीशन कब मिलता है? जब प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। उसमें बनाया, वीडियो बनाए हम, देख लीजिएगा। तो एक जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखती है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। मतलब कि आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, तो उस कंडीशन में तो आवर्धन बड़ा हो जाएगा उसका। तब यानी कि उसमें लिखेंगे जब प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, वस्तु छोटी हो जाएगी, तब इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। तब ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। एक कंडीशन और बताया गया है, जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई क्या हो? बराबर। उसमें कैसे करेंगे आप? वो वाला कंडीशन बताया गया है आप लोगों को। वस्तु कहाँ रहती है? वक्रता केंद्र रहती है। वक्रता केंद्र में वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना? कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। यम बराबर 1। देखिए तीनों क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता दिया हम आपको। ठीक है, कब कब? देखिए जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी रहेगी तो आवर्धन 1 से छोटा, ऐसे समझ लीजिए। फिर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या हो जाएगी? बड़ी, तो आवर्धन 1 से बड़ा। और जब प्रतिबिंब और वस्तु की दोनों की लंबाई क्या हो आपस में? बराबर, तो यम बराबर 1। देखिए बराबर आ गया इसमें। छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा, बराबर के लिए बराबर, तो तीनों कंडीशन मिल जाएगा हम लोग इसमें। चलिए ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों का रहा है। देखिए इसको बता दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर लंबी सुई। देखिए इसका मतलब कि ये लंबी सुई, इसका मतलब कि ये क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दिया है। कितना दे दिया है? ऑब्जेक्ट की लंबाई इतना दे दिया है। फिर कह रहा है कि जिसके प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान दे दिया है 2.5 दिया है। कितना दिया है? 2.5। इसके प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है, तो पूछ रहा है इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब यम का मान पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला बच्चों यही है इसका, यम बराबर आई बटा के ओ, अभी भी लिखे हम लोग हैं। आई का मान लिख लीजिए यहाँ पे 2.5, और वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी? 4.5। अब इसी को हल करना है, तो हल देखिए करते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा यम बराबर 25 बटा के 45।
5 से काट दिए, 5 बचे 25, 5 नवा 45। तो कितना मिल गया हम लोगों को? यम बराबर 5 बटा के 9। अब इसको हल करना, देखिए यम बराबर 5 में 9 का भाग करना है हमको। तो शून्य बार जाएगा, दशमलव बार जाएगा पहले, 0 आएगा, 50 हो गया। तो 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 50 अधिक न जाए। तो 9 बचे 45, 5 मिला, फिर 5 बचा, फिर 0 जाएगा, फिर 9 बचे 45। कौन सा सही होगा तब? देखिए ये वाला आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको बताएंगे क्वेश्चन अभी। देखिए बच्चों, आइए फिर अगला, ये अगले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए आई व आर में संबंध है। तो अपवर्तन के लिए ना, तो अब परावर्तन के लिए ख्याल में होना चाहिए। तो परावर्तन के लिए क्या होता है? कोण आई कोण आर के बराबर होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है ऐसे चिकने पृष्ठ से, ये अविलंब है, तो ये आई ये आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन के लिए ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। अपवर्तन के लिए, अब अपवर्तन देखना है तो अपवर्तन होता क्या है समझिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये वाला आई होता है, ये वाला क्या होता है? आर। ध्यान दीजिए, तो एक कोण छोटा है तो दूसरा कोण हो सकता है कि बड़ा हो, और कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा भी हो सकता है और ये भी छोटा भी हो सकता है। तब इस कंडीशन में प्रकाश ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर में ऐसा ही हो गया। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं होते। अपवर्तन में दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। और ये फिक्स नहीं कर सकते कि बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि वो माध्यम डिपेंड कर रहा है कैसा माध्यम है। चलिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये ध्यान दीजिए आप, है ना। और देखिए स्नेल का नियम लागू होता है समतल तल के लिए, खुरदरे तल के लिए, या इन दोनों के लिए। सभी को मतलब यही है। ऐसा लिखा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सभी तल के लिए होता है, सबके लिए सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक। पीछे लड़कों देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक। तो पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से ना। तो क्या कर, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल। तो ऐसे लिखिएगा ANW का दिया है 4/3, फिर लिखा है ANG, ANG बराबर 5/3। पूछ क्या रहा है? जल के सापेक्ष। तो जल के सापेक्ष WNG ऐसे पूछ रहा है, WNG। तो हो जाएगा NG/NW। तो NG का मान क्या है? 4 बच्चे की NG मतलब यही हो गया ना। ए लगा सकते हैं यहाँ पे है। तो ANG का मान दिया है 5/3 और ANW मान का दिया है 4/3। पलट जाएगा बच्चों, 5/3 गुणे 3/4। 3 कट जाए तो कितना मिला? 5/4। ये रहा तो WNG का मान है। देखिए इस तरह 4 क्वेश्चन पिछले भी चैप्टर में बताया, 4 क्वेश्चन इस तरह अभी आगे कल भी बताएंगे आप लोगों को। कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।